जिला सहकारी विकास संघ के चुनावों में यशवीर पटियाल लगातार दूसरी बार चेयरमैन चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त सुशील कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया है। जिला सहकारी विकास संघ के हमीरपुर पक्का भरोस स्थित कार्यालय में हुए चुनावों में यशवीर पटियाल ने चेयरमैन पद के लिए अपने प्रतिद्वंदी रविंदर सिंह को 5 के मुकाबले 2 मतों से पराजित किया, जबकि सुशील कुमार को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। इससे पहले चेयरमैन पद के लिए यशवीर पटियाल के नाम का अनुमोदन निदेशक सुशील कुमार द्वारा किया गया, जबकि द्वितीय अनुमोदन पुरुषोत्तम द्वारा किया गया। रविंदर सिंह के नाम का अनुमोदन शेर सिंह द्वारा किया गया, जबकि उनका द्वितीय अनुमोदन नहीं हुआ। चुनाव अधिकारी सुनील कुमार द्वारा अपनाई गई चुनावी प्रक्रिया के दौरान कुल 7 मतों में से 5 मत यशवीर पटियाल व 2 मत रविंदर सिंह को मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए भोरन से निदेशक निर्वाचित सुनील कुमार के नाम का अनुमोदन बिजड़ी विकास खंड से निर्वाचित निदेशक यशवीर पटियाल ने किया, जिसका सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किए जाने के बाद उनका निर्विरोध चयन हुआ। चुनाव अधिकारी सुनील कुमार ने चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद यशवीर पटियाल को 5 के मुकाबले 2 मतों से व सुनील कुमार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। जिला सहकारी विकास संघ के संपन्न हुए इन चुनावों में भोरन क्षेत्र से सहकारिता से संबंधित व दशकों से सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय जयमल सिंह का विशेष योगदान रहा। हमीरपुर पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। सदर थाना हमीरपुर क्षेत्र में पकड़ी गई हेरोइन की यह खेप पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी खेप है। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुलचंद्र ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि एक इनोवा गाड़ी नंबर HP 842706 से यह खेप बरामद हुई है। इसमें 2 लोगों 23 वर्षीय शिवम पटियाल निवासी मोही व 43 वर्षीय सतीश कुमार निवासी झांडी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभियुक्त हमीरपुर से संबंधित हैं व इससे पहले भी नशे के कारोबार में संलिप्त रहे हैं। शिवम पटियाल बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर में अध्ययनरत रहने के बाद अब डीजे का काम करता है, जबकि सतीश कुमार पेशे से ट्रक चालक रहा है व अब टैक्सी चलाता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ की कीमत आंकी जा रही है। हेरोइन की इस खेप को बाहरी प्रदेश से लाए जाने के बाद यहां छोटे स्तर पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने धारा 21 व NDPS की धारा 29 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद ग्राम हेरोइन जब्त की है, जबकि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में 1892 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 12 सर्कलों में शुरू हुई दस्तावेजों की छंटनी प्रक्रिया कल तक चलेगी। बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर के पद भरे जाने हैं। इनमें से 200 पद जूनियर हेल्पर के हैं।
जिनके लिए चयन शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का मेरिट के आधार पर होगा। छंटनी प्रक्रिया के बाद सर्कल स्तर पर जो सूची तैयार होगी उसे शिमला स्थित मुख्यालय भेजा जाएगा। शिमला मुख्यालय से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी होगी। बिजली बोर्ड के निदेशक अनुराग पराशर ने कहा कि प्रदेश के सभी 12 सर्कलों में जूनियर टीममेट और हेल्परों की भर्तियां होगी। बोर्ड के पास 1892 पदों के लिए 4000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। भाजपा की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कर कृषि कानून पूरी तरह असंवैधानिक हैं। यह आरोप जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र चार ने लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार भूमि, जल, कृषि, शिक्षा, कृषि संबंधी कर्ज, भू राजस्व, ग्रामीण कर्ज, मनी लैंडिंग, एस्टेट एवं टैक्स जैसे मामले राज्य सरकारों के अधीन आते हैं, जबकि नए कृषि कानूनों के अधिकतर प्रावधानों को राज्य सरकारों की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त संविधान प्रावधान की उपेक्षा करके मोदी सरकार ने असंवैधानिक कार्य किया है। नए कानून लाकर लगभग पिछले 55 वर्षों से तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा निर्देशित किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया गया, जो अब तक लगातार जारी है और हर फसल पर इसके मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जबकि पहले ही कृषि कानूनों में प्रावधान है कि किसान अपनी पैदावार पूरे देश में सुविधा अनुसार बेच सकता है, तो किसान को तंग करने के लिए नए कानूनों को लाने की क्या आवश्यकता रही है। राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को शंका है कि यह कृषि कानून केंद्र सरकार ने न बनाकर अंबानी रानी द्वारा ड्राफ्ट किए गए हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के किसान आंदोलन करके सरकार से इन्हीं 3 काले कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके लागू होने से उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूंजीपतियों का अंग्रेजों की तरह गुलाम बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इन काले कानूनों का झूठा लाभ बताकर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सरकार एवं प्रशासन के विभिन्न दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा आम लोगों को मास्क के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने के लिए जिले के सभी उपमंडलों में व्यापक अभियान लगातार जारी है। भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने भी एसडीएम राकेश शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बस्ती तथा तरकवाड़ी के भीड़ भाड़ वाले बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को मास्क का प्रयोग करने, आपस में कम से कम 2 गज की दूरी कायम रखने तथा कहीं पर भी अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न करने का आग्रह किया। इस दौरान विधायक ने मास्क के बगैर घूम रहे लोगों से एहतियात बरतने की अपील की तथा उन्हें मौके पर ही मास्क भी उपलब्ध करवाए। इस अभियान के तहत नादौन के मुख्य बाजार में भी अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किए। इस दौरान मास्क के बगैर पकड़े गए लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई तथा उन्हें मास्क बांटे गए। इसी प्रकार हमीरपुर, सुजानपुर और बड़सर मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भी अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किए। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही गृह निर्माण अनुदान योजना कई गरीब और जरूरतमंद लोगों के पक्के मकान के सपनों को साकार कर रही है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए धनराशि दी जा रही है। हमीरपुर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कुठेड़ा में भी कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को मकान के निर्माण के लिए धनराशि मिली है। इनमें से अधिकांश लोगों के मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं। इस पंचायत के गांव भाटी के अमीरदीन अपनी पत्नी, बच्चा और बूढ़ी माँ के साथ कच्चे और जर्जर मकान में रह रहे थे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले अमीरदीन के पास जर्जर मकान की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में नया मकान बनाना उसके लिए असंभव ही नजर आ रहा था। लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गृह निर्माण अनुदान योजना का पता चलने पर उसे नई उम्मीद जगी। इस योजना के तहत अमीरदीन को धनराशि मंजूर हुई और देखते ही देखते उसका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। आज वह अपने परिजनों के साथ पक्के मकान में रह रहा है।
इसी गांव के रफीक मोहम्मद के पास भी अपना पक्का मकान नहीं था। रफीक मोहम्मद को भी गृह निर्माण योजना के तहत मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की धनराशि मंजूर हुई। इस धनराशि और अपनी बचत से कुछ पैसा जोड़कर रफीक ने एक बहुत ही सुंदर मकान बनाया है। अब रफीक, उसकी पत्नी सया और बच्चे नए मकान में रह रहे हैं। सरकार का धन्यवाद करते हुए सया ने बताया कि गृह निर्माण अनुदान योजना से उनके परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिला है तथा अपने पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। ग्राम पंचायत कुठेड़ा के ही एक और गांव मठबाण बिहाला के संजीव कुमार के लिए भी यह योजना वरदान साबित हो रही है। दरअसल कुछ माह पहले पुराना मकान गिर जाने के कारण संजीव कुमार का परिवार पूरी तरह बेघर हो गया। उसे अपने परिवार और बूढ़े माँ बाप के साथ गौशाला एवं अस्थायी शेड में शरण लेनी पड़ी। गरीबी के कारण नए मकान का कार्य आरंभ करना संजीव के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत संजीव को नया मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मंजूर हुए। पहली किस्त के रूप में 75,000 रुपए मिलते ही संजीव ने नए मकान का कार्य आरम्भ कर दिया है। संजीव की माता प्रकाशो देवी का कहना है कि 1.5 लाख रुपए मंजूर करके प्रदेश सरकार ने उनके परिवार को बहुत बड़ा सहारा दिया है। उधर जिला कल्याण अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि सरकार ने गृह निर्माण अनुदान योजना की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। इससे गरीब परिवारों को बहुत लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला हमीरपुर के लिए इस वित्त वर्ष में लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट रखा गया है। बलह क्षेत्र में चक्कर के पास लावारिस बैल ने सड़क से गुजर रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने के बाद सड़क पर बुरी तरह घसीटा। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि लोगों ने बुजुर्ग को निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चक्कर चलाहा की प्रधान मीना गुलेरिया और उप प्रधान घनश्याम ने बताया कि 80 साल की धनी देवी पत्नी परसराम गांव भरेड़ी सड़क से गुजर रही थी। इसी बीच लावारिस बैल ने अचानक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद बैल काफी देर तक सड़क पर घसीटता रहा। उधर लोगों का कहना है कि मंडी से सुंदरनगर तक लावारिस पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी बैल के हमलों में कई लोग घायल हो चुके हैं। इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया है। वेटनरी विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उधर डीएसपी अनिल पटियाल ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद वृद्धा का शव परिजनों को सौंप दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक जम्बाल, त्रिलोक कपूर एवं राकेश जम्बाल ने पश्चिमी बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हिंसक हमला अक्षम्य व निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि ये हमला तृणमूल कांग्रेस की आगामी चुनावों में संभावित हार से उपजे हताशा का प्रतीक है। ये घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दृश्य हमने देखा वो बताता है कि ममता के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है। टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी ये अराजकता अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ममता की सरकार यहाँ से जाने वाली है और बंगाल में निश्चित ही कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि पहले हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर टीएमसी के गुंडों ने 24 परगना सिराकोल में सिलसिलेवार तरीके से हमला किया है। इसके भारी परिणाम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार को भोगने पड़ेंगे। सचिव हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड विकास भूषण ललित ने बताया कि हिप्पा द्वारा 21 सितंबर से 29 सितंबर 2020 तक आयोजित विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
ये परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अभियंताओं व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबंधकों तथा सहायक अभियंताओं के लिए आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों के परिणाम पत्र 1 सप्ताह के भीतर उनके दिए गए पते पर भेज दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के अंक 40 से 49 के मध्य हैं, वह अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन करवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र 21 दिन के भीतर 100 रुपए प्रति पेपर शुल्क के साथ निदेशक हिप्पा के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट सहित हिप्पा कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ममता पार्टी द्वारा ये हमला किया जाना कायराना हरकत है और सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि बंगाल आज सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसका मुख्य कारण यहाँ बंगाल सरकार द्वारा हत्या की राजनीति करना है। बिंदल ने कहा कि पिछले 30 सालों से बंगाल में राजनीति का अपहरण हो रहा है और बंगाल में गुंडाकरण की राजनीति हो रही है।